हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे और आज एक बार फिर हम नागपुर से अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। वो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। देश में क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं उस पर वो बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए हैं। देश में इलेक्शन 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। पूरा देश इस वक्त इलेक्शन की के भाषणों में और लोगों के झूठे सच्चे वादे जो इस वक्त में होते हैं, वो लोग भी आदी हो जाते हैं सुनने के लिए कि बोलने दीजिए, जो कुछ बोल रहा है, बोलने की आजादी है। और आजादी नहीं है, हालांकि इलेक्शन कमीशन चाहे तो गलत बोलने वालों को रोक सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आज हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। बीजेपी का जो गारंटी कार्ड, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। आखिर क्या कुछ है इस बार? तो कोई वादे करते हुए नजर नहीं आ रहे मोदी जी, सिर्फ पिछली कुछ बातें दोहराई गई हैं। उस पर हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन 10 सालों में इस सरकार ने देश को क्या कुछ दिया है या छीना है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मोदी जी अपने भाषणों में क्या कुछ कह रहे हैं और लोगों के जहन को डाइवर्ट करने की जो इन्होंने एक तरह से तकनीक सीखी हुई है, उसका एक बेहतरीन नमूना है अनुराग ठाकुर, जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं भारत के। उन्होंने एक इंटरव्यू में सवाल कुछ और जवाब कुछ, यानी बहुत ही दिलचस्प है वो इंटरव्यू मुझ जैसे पत्रकार के लिए और आम लोगों के लिए भी। ये समझने की जरूरत है कि ये प्रोपेगेंडा मशीनरी किस तरह से काम करती है। इसके अलावा देश के जो रिटायर्ड अफसरान हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि एजेंसियों का किस तरह से सरकार इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन घोषणा होने के बावजूद उन्होंने शक जाहिर किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो करा सकेंगे। तो ये बहुत ही अहम चीजें हैं। एक जवान नाम की फिल्म भी आई है, उस पर भी हो सकता है अगर वक्त रहा तो बात करेंगे। और कोरोना के नाम पर जिन कंपनियों को, मेडिकल कंपनियों को खुली छूट दी गई थी, उन्होंने आखिर कितना पैसा दिया है बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। आज भी अगर आप याद करें 2019 से पहले दवाओं की कीमतें क्या थी और अब कितनी ज्यादा हो चुकी हैं, इसमें पैसा सीधा बीजेपी को पहुंच रहा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से साबित हो गया है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये बीजेपी के सारे नेता एक तो बहुत कम नजर आते हैं एक फोटो में। प्रधानमंत्री शायद अपने आप को उन सबसे ऊंचा समझते हैं, इसलिए वो हर फोटो में नहीं आते। लेकिन कल इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होने के टाइम पर मोदी जी मौजूद थे और जिस तरह से मोदी का गुणगान किया एज एन इंडिविजुअल, एक शख्स के तौर पर, सभी इन नेताओं ने, वो भी बहुत ही अजीब था। देश के बारे में बात कम और मोदी जी को के गुणगान पर बात ज्यादा। आपने इसको कैसे देखा है? नहीं, देखो कैसे देखा, ये तो कई दिनों से चल रहा है। मोदी जी शी जिनपिंग या तो फिर वो पुतिन, वो बनना चाहते हैं ना। सिंगल पार्टी, एक वक्त पे इलेक्शन, सिंगल पार्टी, सिंगल नेता, ये तो उनका सपना है। और ये सपना ये चाइना से पूरा करना चाहते हैं। इसका ट्रेनिंग लेने के लिए आरएसएस पूरी चाइना में गई थी। हालांकि आपने देखा होगा कम्युनिस्टों को समाप्त करना ये आरएसएस का उद्देश्य है, मगर चाइना के कम्युनिस्टों से शिक्षा ग्रहण करना ये भी आरएसएस का उद्देश्य है। वो गए थे शिक्षा देने के लिए। रही बात मैनिफेस्टो की, तो ये पुरानी बोतल में नई शराब है बीजेपी का, उसमें शिक्षा का कहीं स्थान भी नहीं है। अब बताइए, मैनिफेस्टो में शिक्षा का स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार की बात भी नहीं है। मतलब जिसके लिए ये आए थे, विकास के लिए आए थे, इन्होंने मुद्दे क्या रखा था? विकास का और धर्म का मुद्दा रखा था। मतलब इन्होंने राम के लिए बोला था और डेवलपमेंट के लिए बोला था। डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए तो जुमला हो गया, मगर 2 करोड़ की नौकरी का क्या ये भी जुमला था? क्योंकि अभी नहीं है। गोली मार ठाकुर ने एक जगह बोला कॉन्क्लेव में कि हमने 10 लाख नौकरियां दी साल में, एक साल में 10 लाख नौकरियां दी। कहाँ 2 करोड़ नौकरियां थी भाई, कहाँ 1 लाख नौकरियां? तो मैनिफेस्टो में बोलने लायक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी दिखी नहीं,
स्मार्ट विलेज दिखे नहीं, गंगा का शुद्धिकरण दिखा नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया सर। हमें तो ये दिखाई दिया, आपको ये गिना देता हूँ क्या क्या दिखाई दिया। 60 साल में जो नहीं हुआ और अभी 60 साल में जो हुआ, 10 साल में जो हुआ, तो 60 साल में जो नहीं हुआ, 10 साल में पहली बात हुई है कि 4 सुप्रीम कोर्ट जजों ने प्रेस के सामने प्रशासनिक अनियमितता पर सवाल उठाया, पहली बात है। दूसरी बात है, कोलकाता के हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा देकर तुरंत प्रवेश किया। उसी जज ने टीएमसी के विरोध में कई आदेश पारित किए। इतनी नंगई जुडिशियली कर रही है, इसके बारे में ये पहले 10 साल में हुआ है। ये 10 साल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125वें नंबर पे आया। सिलेंडरा देवी हमको बताती है कि मैं सुबह घर से फ्लाइट में बैठ के निकली हूं, तो मैं भी बोलूंगी कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं भी हंगर में हूं। तो क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, फ्लाइट में बैठने के पहले खाना खाया कि नहीं, ये पूछने से होता है? शर्म नहीं आती इनको किसी भी माँ का माखौल उड़ाने में कोई शर्म नहीं आती। ये भूख का माखौल उड़ाते हैं, ये बेरोजगारी का माखौल उड़ाते हैं, ये हमारे धर्म का, हमारे भगवानों का, हर एक का माखौल उड़ा देते हैं, हर एक को मजाक कर देते हैं। हमारे देश में हर चीज मजाक हो गई है। लोकतंत्र मजाक हो गया है, संविधान मजाक हो गया है, आरक्षण मजाक हो गया है, शिक्षा मजाक हो गई है, स्वास्थ्य मजाक हो गया है, हर चीज मजाक हो गई है हमारे यहाँ। इनके लिए कोई सीरियस मैटर नहीं रहा। ये आके कुछ भी बोल दे और हमको मानना है। उसके बाद में विश्व प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत 11 स्थान नीचे फिसल के 180 देशों में 161वें स्थान पर आ गया। अब इसके बारे में विवाद करेंगे, ये कहां से निकाला, कैसे निकाला। आप देख लो, यूट्यूब चैनल उड़ाए जा रहे हैं, पत्रकारों को धमकियां दी जा रही है, बीबीसी पर रेड पड़ गई और उनको बताया गया कि नहीं, इसी तरीके से करना चाहिए। ये क्या है? ये स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता बोलते इसको। जनसत्ता ने ये कहा है कि इंटरनेट का शटडाउन, इंटरनेट बंद करने में लगातार 5वें साल दुनिया में हम टॉप पर है, क्योंकि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जाती है और सही इंफॉर्मेशन मणिपुर की गई, कश्मीर की चली गई, वो जो बैठे थे वांगचुंग बैठे थे, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 2022 में सबसे ज्यादा पाबंदी लगाने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। हम स्वतंत्रता दे। उसके बाद में सीबीआई ने अपने ही दफ्तर के अधिकारियों पर छापेमारी की, इनके घरों पर छापेमारी की। ये स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ था सर। 60 साल में ये इतने पराक्रम, इस तरीके से पराक्रम हमारे देश में कभी नहीं हुए। हमारे देश में ये भी कभी नहीं हुआ कि हमारे देश की 65% युवा शिक्षित के पास में कोई व्यवसाय कौशल्य नहीं है। ये कभी नहीं हुआ। 29 करोड़ ई श्रम कार्ड देना, ये भी हम व्यवसाय मानते हैं। मतलब हमने 29 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड दे दिया, ये भी हम व्यवसाय के तौर पर मानते हैं कि हमने इतने लोगों को व्यवसाय दे दिया। हम ये बोलते हैं कि एयरबस, बोइंग, तेजस जैसे उद्योगों में आगामी सालों में एरोनॉटिक्स के इंजीनियर अपने काम में लगेंगे। ये कांग्रेस अगर 30 साल पहले करती तो देश कहाँ के कहाँ पहुंच जाता। इनको पता नहीं है सर, इंटरनेट कब आया, हमारे यहाँ टेलीफोन कब आए, हमारे यहाँ मोबाइल कब आया, हमारे यहाँ मेल, ईमेल कैसे, क्योंकि इनको ये पता है कि मोदी जी ने 85 में ईमेल भेजा था, वो भी अटैच करके, डॉक्यूमेंट अटैच करके ईमेल भेजा था। ये मूर्खों का किया क्या जाए सर। ये देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं कि अभी कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें एक अंधभक्त बार बार ये कह रहा है, देखो 2014 से पहले कुछ नहीं था इस दुनिया में, बस 2014 के बाद ही जो कुछ हुआ है, मोदी जी ने ही इस पूरे देश को खड़ा किया है, इससे पहले कुछ नहीं था, बेकार था। अच्छा, जब इस हद तक गोबर भर दिया जाए दिमागों में और गोबर खाने के लिए तैयार कर दिया जाए, पेशाब पीने के लिए लोगों को तैयार कर दिया जाए, ऐसी हालत में सीधी सही बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, ये थोड़ा सा बताइए। नहीं, आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत स्वागत योग्य है और ऐसे ही पहुंचेगी। ये टिकट किसको देते हैं मालूम है? जिसको ये पता नहीं कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। सुभाष चंद्र बोस को डिक्लेयर करती है कभी। दूसरा ये उसको टिकट अरे साहब, दूसरा अनपढ़ बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने इस देश की रचना की, जिसने इस देश के सारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका निर्माण किया, जिस आदमी ने
जिंदगी भर वकालत की, उसको बोलते हैं कि अनपढ़ था, इंग्लिश आती नहीं थी उसको। तो ये हमारा शिक्षा का जो स्तर है, ये भक्तों का, ये इस तरीके से नर्चर किया गया है। ये तो आपने जो बोला था ना, गोबर खाएंगे, मूत्र पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सर उनको नहीं समझ में आता है। आपने देखा होगा पागल आदमी जो होता है उसको पागल क्यों बोलते हैं? कि कोई भी चीज मुंह में डाल लेता है, बच्चा जैसा मुंह में डालता है, पागल भी मुंह में डालता है। वो ये नहीं समझता है कि गोबर है, कीचड़ है, माटी है, नहीं समझता है। ये फर्क नहीं समझने आने वाले ही लोगों को भक्त बनाया गया है। आपको पता होगा कोरोना में ताली बजाना, थाली बजाना, बैटरी जलाना, बत्ती जलाना, ये सब मूर्खों की गिनती थी। इतने लोग इस देश में हमारे हम मूर्ख बना चुके हैं, उसकी गिनती करने के लिए ये सब किया था। हमारे देश में ये शिक्षा का स्तर ये है कि 75% युवा ईमेल में डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते, 60% युवा कंप्यूटर पर कॉपी पेस्ट जैसे सामान्य काम नहीं कर सकते। उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं, हमारी शिक्षा नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। और हमारे यहाँ 90% युवाओं को स्प्रेडशीट जो होती है, अंक गणितीय और वो सब बनाते हैं, वो शीट बनाना नहीं आता। 65% शिक्षित जो है 10 साल में जो बने हैं, और आफ्टर ये क्या बोलते हैं कोरोना के बाद जो बने हैं, ये तो निरर्थक है, सारे निरर्थक है। किसी को शिक्षा मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये आपको समझने की जरूरत है, हम सबको समझने की जरूरत है। अच्छा, मोदी जी जो कुछ इलेक्शन कैंपेन में, रैलियों में जो कुछ कह रहे हैं, वो सुन करके आपको कैसा लगता है? मतलब कभी आपको क्या ताज्जुब होता है, या आपने पहले से ये उम्मीद कर रखी थी कि ये तो ऐसा ही बोलेंगे? ये थोड़ा सा बता दीजिए। मोदी जी बड़ी अचरज भरी बातें कर रहे हैं, क्या क्या है वो थोड़ा सा बताएं। नहीं, हमारे घर के पास में रामटेक में आके उन्होंने बोला कि बाबा साहब का और इसका कांग्रेस का झगड़ा था। मुझे नहीं मालूम जो जिसमें मिनिस्टर बने थे उनका झगड़ा कैसे था और क्या कैसा था। विरोध होना अलग बात है और दुश्मनी होना अलग बात है। विरोध था, वो तात्विक विरोध था, मगर एक साथ बैठ के देश की भलाई के लिए काम करने वाले लोग थे। उनमें झगड़ा लगाना इनका फितरत रहा है, क्योंकि इनके पास में भक्त लोग जो है उनको तो समझता ही नहीं ना सर। इतिहास से कोई मतलब नहीं, वर्तमान से कोई मतलब नहीं, भविष्य से कोई मतलब नहीं। इसलिए वो बताते हैं इंडिया वाले सावन में मटन उड़ाते हैं। मोदी का भाषण है सर। और इसमें वो तेजस्वी यादव बोलता है कि मैं तो इनका आईक्यू चेक कर रहा था। अच्छा। क्योंकि जो मछली खाते हुए मैंने वीडियो दिखाया वो अक्टूबर महीने का था। अच्छा, मोदी जी ये भी नहीं समझते हैं कि अभी ये सावन महीना नहीं, चैत्र की नवरात्र है। सावन और चैत्र में भी फर्क नहीं समझ में आता है हमारे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री विद्वान है भाई। अच्छा, एक बात सुनिए। नहीं, आप एक शरीफ आदमी पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आपने अब से पहले कई खबरें ऐसी देखी हैं कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, तो क्या उनके जो तकरीर लिखने वाले हैं, स्पीच लिखने वाले हैं, वो भी ऐसे ही हैं क्या? क्योंकि वो तो जो उनके बारे में तो कई ऐसी वीडियो अब तक आ चुकी है। सर, लिखने वाले नौकर है। लिखने वाले सामने जवाब नहीं देंगे जनता को। लिखने वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर इस तरीके से बात करता है तो आप मुझे समझाइए कि हम फिर किससे पूछे। ये 10 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास में। अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ बातें हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हिट 45 इयर्स हाई, पर लेबर मिनिस्ट्री बोल रही है कि 45% से ज्यादा हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग हो गए हैं। प्राइस राइज, महंगाई हमारे यहाँ इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब आपको मैंने सुन के ताजुब होगा। ये शाकाहार का प्रमोशन करते, ये लोग शाकाहार के बारे में बात करते हैं और इनकी हालत ये है कि शाकाहारी थाली 7% महंगी हो गई, मांसाहारी थाली 7% सस्ती हो गई। शाकाहार में आने वाला प्याज 40% महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया 36%, आलू महंगा हो गया 22%, चावल महंगे हो गए 14%, दाल महंगी हो गई 22%, और ये शाकाहार का प्रमोशन कर रहे हैं हमारे देश में। मुझे बताइए। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र के इंतजार में, उसकी तैयारी में बहुत से लोगों ने मांस खानी छोड़ दी हो और शाकाहार हो गए हूं। इधर इतनी सस्ती हो गई और उधर उतनी महंगी हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं? हाँ सर, हो सकता है। इनके राज में कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। मगर मैं बता देता हूँ कि बीफ किसको बोलते हैं?
रेड मटन को। रेड मटन भैंस से और गाय से मिलता है। उसकी कंपनियों ने कितनी गाय काटी होगी कि उनको 2000 करोड़ का मुनाफा हो गया, जिसमें से 250 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। शर्म नहीं आती? गौ रक्षा की बात करते हो, कितनी गाय काटने का परमिशन दे दिया आपने। दुनिया में दूसरे नंबर पर हम मीट एक्सपोर्ट में बन गए, और वो मीट बकरे का और मुर्गी का नहीं है, वो गाय और भैंसों का मीट है। दूध की गंगा बहाने की बात करने वाले मोदी, सफेद क्रांति लाने की बात करने वाले मोदी, आनंद को बार बार प्रमोट करने वाले मोदी, गाय और भैंस काट के जो पैसा आता है उसमें से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। यानी ये है हिंदुत्व का प्यार। जो मैं याद दिला दूं कि एक वीडियो लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वायरल हो रही है, और हमारे दर्शकों ने भी जरूर देखी होगी। मैंने इत्तेफाक से 2-3 बार देखी, तब आ गई सामने मोबाइल पर, जिसमें कहा कि ना चाय वाला है ना गाय वाला है, ये अडानी और अंबानी का लगता साला है। तो ये एक चीज लोगों के सामने आ रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं अब एक जो और आगे बात करना चाहता हूं, मोदी जी के भाषण से तो आपने कुछ बातें की। हमारे यहाँ एक पत्रकार है निरंजन टकले जी, हाँ, वो बोलते हैं आरएसएस से लो आईक्यू बुलडोजर बाहर निकलते हैं। ये सबके सब लो आईक्यू बुलडोजर है। आपको पता होगा कि इनको सवाल क्या पूछते हैं और ये जवाब क्या देते हैं। मोदी जी के भाषण देख के ऐसा लगता है कि सर पिट लेना चाहिए। मतलब कोई मतलब ही नहीं भाई, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। उधमपुर में क्या बोलेंगे, वो रामटेक में क्या बोलेंगे। रामटेक में तो उन्होंने मीट का बात कर ली है, और उधमपुर में जाके मुगल, मुसलमान, मछली, मुस्लिम पर बोल रहे थे, राज परिवार पर बोल रहे थे। अब राज परिवार इनके पास में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, वसुंधरा राजे भी है, संगीता कुमारी देव भी है, मालविका सिंह केसरी देव भी है। उसके बाद में इनके पास में बंगाल में राजमाता कृष्ण अमृता राय भी है। ये नहीं है क्या परिवार? इसके बाद में इसके पास में अमित शाह का बेटा भी है। ये लड़ाई उसकी नहीं है सर, ये लड़ाई है लीगल बेटे और इलीगल बेटे। लीगल बेटे आरएसएस को नहीं चलते, इलीगल बेटे सब चल जाते हैं। ये मोदी परिवार क्या है? इलीगल ही है ना पूरा। जितने इलीगल काम करने वाले वो मोदी परिवार के सदस्य। अच्छा, इलीगल बेटों पर आपने एक बात छेड़ दी, तो मैं थोड़ा सा पूछ लूं। अगर बुढ़ापे में आकर के किसी ने गिरबान में हाथ डाल दिया जवान ने, और कह दिया कि तुम मेरे बाप हो और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, हमें याद है वो एनडी तिवारी का भी एक मामला हुआ था। तो इस तरह के लोगों का हशर बाद में बहुत खराब हो सकता है। अच्छा, मैं अब उस पर जाना चाहता हूं कि जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि प्रोपेगेंडे का एक अजीब तरीका होता है, सवाल कुछ और जवाब कुछ। यानी मुझे याद आ रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीएन गाडगिल हुआ करते थे एक जमाने में, कांग्रेस के बड़े लीडर जो मिनिस्टर भी रहे, तो वो कभी कभी ये करते थे प्रेस ब्रीफिंग में कि उनसे जब कोई सवाल किया जाए, जरा उनको परेशान करने वाला सवाल होता था, तो हमें याद है कि वो बहुत ही शार्पली, बहुत तरीके से, और तकरीबन इसी तरह से कुछ और भी 1-2 नेता थे, तो वो ये कह देते थे कि मैं बह रहा हूं। इसी बीच में दूसरा सवाल आ जाता था और वो भी दूसरे सवाल की तरफ चले गए, बच गए उस सवाल से। अब ये अनुराग, इसको कहते हैं कि सवाल को टालना सर, इसको कहते हैं सवाल को टालना। राजनीति में हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, ये हमारा प्रिविलेज है, नेताओं का प्रिविलेज है कि हर चीज का हम जवाब नहीं देना चाहते। हर चीज में हम स्पेशलिस्ट नहीं होते। जैसे मोदी जी हर चीज में स्पेशलिस्ट है। वो इसमें A2 + B² और C² मैथमेटिक्स में भी है। वो उसके गणपति का जो सिर का जो ऑपरेशन हुआ उसको वो प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, हालांकि वो ऑर्गन्स ट्रांसफर है, मगर वो गैस से वो बना लेते हैं। हर इसमें नहीं हो सकता है, ये हम मानते हैं। मगर भगवान तो सब कुछ कर सकता है। हमारे तो विष्णु के अवतार है, उनके चंपक राय के अनुसार, कंगना माता के अनुसार, कोरोना माता के अनुसार, सिलेंडरा देवी के अनुसार, ये तो भगवान के अवतार है। ये हर चीज कर सकते हैं, इसलिए इनको हर चीज माफ हो सकती है। तो मैं अब उस इंटरव्यू पे आना चाहता हूं जो अनुराग ठाकुर ने दिया है। वो थोड़ा सा 2-3 सवालात के जवाब आप बता दीजिए, ताकि लोगों को अंदाज हो कि ये किस तरह से भटकाते हैं लोगों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आंखें खोल करके, अभी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, इसमें क्या क्या कौन कैसे कैसे बोल रहा है और उसका क्या मतलब है,
वो जरा बताएंगे अविनाश काकड़े जी, क्या सवाल थे और क्या जवाब? एक लड़की ने कनक्लेव में पूछा था, एक नेशनल टीवी के कनक्लेव में पूछा था कि आपकी सरकार महिला सशक्तिकरण, महिला के बराबरी और रोजगार पर क्या कदम उठाएगी। सीधा सवाल था, सीधा बोला था उसने। इसका इन्होंने जवाब दिया था कि राहुल गांधी नारी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, वह महिला, बच्चे और बेटियों के खिलाफ लड़ते हैं। अब इसमें क्या मतलब है भाई? उन्होंने संघ शक्ति मतलब आरएसएस की शक्ति के बारे में बोला था मुंबई की मीटिंग में, इन्होंने उनको नारी शक्ति। ठीक है। दूसरा सवाल, नौकरी और प्रेस फ्रीडम के बारे में पिछड़ी क्यों है, हमारा देश पिछड़ी क्यों हो रहा है? आप जैसे लोग एक इंडेक्स जो उसके पक्ष में आता है सही बोलते हो, और आपके विरोध में जो गलत बोलते हैं, गलत जाता है उसको गलत बोलते हो। जेल में जो नेता आपने भेजे उसमें ट्रायल कितनों का हुआ है और विदाउट ट्रायल कितने नेता जेल में है? साफ था, सवाल साफ था। इन्होंने क्या जवाब दिया गोलीमार ठाकुर जी ने कि यह सवाल आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं पूछ सकते। हम आपको बता रहे हैं कि आपको सूचना प्रसारण मंत्री को यहाँ मंच पर खड़े होकर सवाल पूछने की जो आजादी है, इससे ज्यादा और आजादी कितनी चाहिए आपको? यानी जवाब नहीं देंगे, ये बात कह करके निकल गए आगे। आगे का सवाल है, किशोर और युवाओं को सोशल मीडिया और अन्य प्रचारों में बरगलाया भटकाया जा सकता है। टीनेजर्स को, जो इनके भक्त है, ज्यादातर भक्त इनके है, भटकाया जा सकता है। मगर नेता लोग वोट लेते वक्त बोलते हैं और करते नहीं, मतलब उनकी कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। उसके लिए भाजपा क्या करेगी? इनका जवाब है गोलीमार ठाकुर जी का कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अबे भीख मांगते हो वोटों की, वोटों का दान मांगते हो हमको। ये देखिए, ये बहुत ही मुझे याद पड़ता है कि अब से पहले शायद आपने उसके आगे 2-3 वाक्य जो उन्होंने बोला कि मेरे बॉस मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे बॉस है। वो सवाल के जवाब में उन्होंने बोला, जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी जिंदगी को हर पल लगाते हैं, अपनी जिंदगी का हर पल उसमें लगाते हैं, गरीबों के लिए नीतियां बनाने में 18-18 घंटे काम करते हैं। गरीब हमारे देश में 2 ही लोग हैं सर, वैसे 22 लोग हैं, मगर 2 लोगों के नाम प्रमुखता से आता है, अडानी और अंबानी। ये 2 हमारे यहाँ सबसे गरीब लोग हैं। उनके साल में हमने काम किया और 23 साल हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी छुट्टी नहीं लिया। वो अंडमान निकोबार में गए थे, वो उधर लक्षद्वीप में गए थे, वो जब पुलवामा में अटैक हो रहा था तो फोटोशूट के लिए गए थे। ये क्या पीएम के काम थे? नहीं साहब, देखिए आप असल में वो दूसरे तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने वो काम पहले से प्लान किया हुआ था, वो जॉब का ही तो हिस्सा था, वो सरकार के लिए या पार्टी के लिए ही तो कर रहे थे। उन्होंने छुट्टी नहीं ली, यही तो कहा है, काम तो कर रहे थे ना, वो शूट ही करा रहे थे। सर, फॉरेन में जाके अपने इंडियन हीरोइन से और वहां के हीरोइन से मिलना भी अगर काम होगा तो फिर ठीक है, वो बहुत अच्छा काम था, मैं उसके लिए मोदी जी को नमन करूं। देखिए मोदी जी को नमन करने की हालत तक तो आप पहुंच गए। अच्छा, अब मैं समझना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया और इलेक्शन से पहले कुछ ही दिन पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर को मोदी जी ने सीधे सीधे अपनी तरफ से वहां बिठा दिया और अब देश के बड़े जो अफसरान रह चुके हैं उन्होंने बड़ी तादाद में एक खत लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को। वो क्या कुछ है, देखिए हमें नजर रखनी है कि क्या हमारा संविधान और प्रजातंत्र बाकी है या रहेगा, उस पर नजर रखनी है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश ही बचेगा और देश क्या बच पाएगा ऐसी हालत में? क्या कुछ कहा है उन पूर्व नौकरशाहों ने, जरा वो बता दीजिए। देखो, नौकरशाह ने तो कहा है, उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोनिल सुप्रीम कोर्ट पर कार्रवाई कर रहा है। मेरा सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि कोरोनिल पर कार्रवाई किया, रामदेव बाबा को अंदर डाल दो, उनको क्या करना है कर दो, मगर मुझे बताओ कि रेमडेसिविर, प्लाज्मा ट्रांसफर, उटपटांग ऑर्गन ट्रांसफर करना, बदलना, खून की दलाली, दवाई और उसके घातक दवाइयों का डायरेक्ट इंसानों पर प्रयोग, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कब बोलेगा? ये सवाल भी 87 नौकरशाहों का है। नौकरशाह कौन कौन है पहले वो समझ लो सर, छोटे मोटे लोग नहीं है। दिल्ली के पूर्व राज्यपाल
सरकार के विभिन्न एजेंसियों के विरोध में उन्होंने चुनाव घोषित होने के बाद नोटिस और गिरफ्तारी के रेड पर भी सवाल उठाए हैं। वो पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तुम्हारी एजेंसियां कैसी कर रही है, फ्री और फेयर इलेक्शन तुम कैसे कर रहे हो। इस तरीके से फ्री और फेयर, क्योंकि इक्वल तुमको ग्राउंड देना पड़ेगा सबको, तो तुम किसी के अकाउंट सील करके, किसी के नेताओं को अरेस्ट करके, और ये तुम्हारे इलेक्शन के प्रोटोकॉल लागू होने के बाद कैसे हो रहा है, हम आप पे कैसे विश्वास रखे। और इन्होंने पूछने वाले लोगों में है शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव, पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो, उसके बाद में है शिवशंकर मुखर्जी, अमेरिका के पूर्व उच्चायुक्त, पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार विजय लता रेड्डी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव, एएस दुलत, कश्मीर के जो एसडीबी थे और पीएमए ऑफिस के भी एसडीओ थे, दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत उल्ला। ऐसे जो नाम है, ये नॉमिनेटेड नाम है। इन्होंने पूछा कि टीएन शेषन क्या अभी मिलते नहीं है, क्या हमारे यहाँ अकाल हो गया कि टीएन शेषन जैसे आयुक्त हमारे पास में नहीं मिल रहे हैं। और चुनाव आयोग विपक्ष का के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है कि चुनाव आयोग, विपक्ष अपनी बात, अपनी कमी छुपाने के लिए हम पर आरोप लगाते हैं, ये चुनाव आयोग कैसे बोल सकता है। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है सर, बहुत सीरियस एलिगेशन है। और उन्होंने अपेक्षा की है कि तुम्हारा काम किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति के फायदे के लिए ना करे, आप आपका काम जो करोगे वो संविधान की धाराओं को बाध्य रहकर करना चाहिए। आप संविधान के साथ में रहिए, किसी पक्ष और पार्टी के साथ में और व्यक्ति के साथ में रहना, ये हमको शंका उपस्थित करता है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि देखिए, बार बार जो ईमानदार और सच्चे और सही लोग हैं, हमने वो देखा जिसका आपने शुरू में जिक्र किया कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि जनता हमें एक तरह से बचाए कि हम सही रास्ते पर चल सकें, हम पर बड़ा दबाव है। जहां चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज ये बात कहें शुरू में ही, ये कई साल पुरानी बात है और मुझे याद है जस्टिस चलमेश्वर भी उसमें थे। 10 साल का कार्ड हमने बताया आपको। जी, बिल्कुल, 10 साल बिल्कुल। और अब ताजा जो बात आपने बताई कि इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी नाकामियों को हम पर इल्जाम लगा करके ना छुपाएं, यानी वो पहले मान के चल रहे हैं कि मोदी ही कामयाब है, बीजेपी ही कामयाब है। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि जो हमारे संवैधानिक मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता से सवाल। जी कि हमारा क्या हो गया। वो हमारे पास में जो इलेक्शन के पहले 3 महीने 4 महीने चिंतन होता था, शांति से हम सुनते थे, भक्तों ने शांति बंद कर दिया होगा, भंग किया होगा, मगर जो शांति रहती थी जिसको हम बोलते थे प्रेग्नेंट पॉज, प्रेगनेंसी पॉज जो होता है कि उसके पहले शांति होती है, वो शांति में हम सोच के हम सरकारें बोफोर्स पर बदल देते थे, आरोप पर बदल देते थे, हम पैच पर सरकारें बदल देते हैं, हम चावल की कमी पर सरकारें बदल देते हैं, हम भोपाल गैस कांड पर सरकारें बदल दिए, हमने सीमेंट के घोटाला हुआ कि नहीं हुआ उस पर सरकार बदल दी, हमने इमरजेंसी पर सरकार बदल दी। अब हमको ये नहीं दिखाई देता है कि अडानी की लूट, मोदी की झूठ, किसानों की लूट, किसानों की हत्या, पत्रकारों का शोषण, बीबीसी का भी सरेंडर, राफेल घोटाला, सांप्रदायिक हत्या, वांगचुंग का उपोषण, ये सब हो जाए और हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहें। असल में मैं जो समझता हूँ काकड़े जी, सबसे बड़ी कमी जो इन्होंने सबसे पहले डाका डाला है लोगों के हक पर, वो जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको पहुंचे। सिर्फ आरटीआई ही नहीं है, मीडिया की आजादी भी है उसमें। अगर मीडिया की आजादी सबसे पहले उस पर डाका डाल दिया गया तो बहस तो होनी खत्म हो गई, सरकार से सवाल करने बंद कर दिए गए, सरकार जो भी करे उसी को आपका गुणगान करना है। और मोदी जी के साथ बैठ करके एंकर्स जो है वो बहुत खुश महसूस करते हैं क्योंकि वो मुसलसल झूठ बोलते हैं उन्हीं के लिए। तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जनता से बोलना चाहता हूँ जी कि अपने धर्म पर, अपने परिवार पर, अपने राज्य पर, अपने पर भाषा पर प्रेम करना संस्कृति और अच्छी बात है,
मगर दूसरे के धर्म का द्वेष करना यह विकृति है। ये संस्कृति नहीं है, इस देश की संस्कृति नहीं है। हिंदू और सनातन ये हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है। सनातन मतलब पुराना, हिंदू ये धर्म नहीं था। हम जातियों में बटे हुए एक आचरण, एक सभ्यता के साथ में जीने वाले लोग थे। आप ये बताइए कि ये सब छोड़ के हमने जो नेता चुने, पहले के हमारे नेता सर्जनशील और सृजनशील थे, नव निर्माण करने की क्षमता रखते थे। आज के नेता भ्रष्टाचार करने की क्षमता रखते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और पैसे से चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, और वो पैसे का ईडी ने ट्रैप लगाया है कि किसी को भी सरेंडर हो जाते हैं। सर, किसी को भी सरेंडर होता है। बहुत दुख की बात है कि हमारे नेता सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी के साथ में रहना उनके लिए फायदेमंद नहीं दिखाई देता है। तो मैं जनता से आग्रह करता हूं कि कम से कम हम जनता आइडियोलॉजी के साथ में रहे, अच्छे आदमियों को चुनाव में वोट दे, अच्छे आदमी को ढूंढ के वोट दे। उसकी पार्टी, उसके जो है प्रचार, उसका पैसा 2000 रुपए लेके क्या हम हमारे 5 साल बेचेंगे? 1000 और 500 रुपए में हम 5 साल बेच रहे हैं। इसके बारे में जनता को पुनः सोचना चाहिए। ये आखिरी मौका है। नहीं तो फिर जैसा कोरिया में होता है, जैसा चाइना में होता है, जैसा रशिया में होता है, वो डेमोक्रेसी हमारे पास में बचेगी। ये बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। और ये जो पूंजीपतियों ने हर चीज पर कब्जा किया है, प्रधानमंत्री से लेकर के और देश की सारी संपत्ति उन्होंने एक तरह से हड़पने का काम किया है। वो और उसके साथ आरएसएस का नजरिया, आरएसएस का वो नजरिया जिसमें सबको बिल्कुल इतना कमजोर कर दो कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने पर फख्र करो, ना कि अफसोस जाहिर करो कि इतने लोग अब भूखे हो गए। तो ऐसी सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को चिंतन भी करना चाहिए और सही फैसले करने चाहिए। ये सही फैसले करने ये शुरुआत इसकी हुई थी ओलिगार्की, इसको बोलते हैं ओलिगार्की। ये रशिया से शुरुआत हुई थी कि चंद जो उद्योगपति, हमारे यहाँ 22 उद्योगपति है ऐसे कि जिसको हम बोलते हैं लीडर, मतलब इंडस्ट्री के लीडर है, उनके ही हाथ में देश चला गया है। पूरा का पूरा मोदी पपेट है किसी के। देश उनके हाथ में है। सारे सरकारी संस्थानों पर, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर उनके नौकर बैठे हुए हैं। इसको अगर हमको पराजित करना है तो जनता ही उपाय है। पूंजीपतियों के प्रधान सेवक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप ये कहने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के प्रधान सेवक हैं, देश के प्रधान सेवक नहीं है। जो उन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव बात कही थी शुरू में, ताकि आपको सभी को लगे कि हमारे नौकर हैं। असल में प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हुकूमत में बैठने वाला, इलेक्शन के साथ जो पहुंचने वाला होता है, वो देश का नौकर ही होता है। लेकिन अगर वो नौकर अपने आप को मालिक समझना शुरू कर दे और कुछ लोगों के साथ मिलकर के सब कुछ लूटने का इंतजाम कर ले, तो नतीजे इतने बुरे आते हैं कि अब दुनिया में शायद सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई। मुझे लगता है कि इस वक्त परिवर्तन होगा, क्योंकि बेरोजगारी पर 71%, महंगाई पर 62% लोगों ने बोला है कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। जी 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 जी। और 19 में 20% और 19% के बीच में ही था ये दोनों पर। जनमत जो था 20%, 19% लोग बोलते थे कि महंगाई और बेरोजगारी पर इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अब वो 71% और 62% लोग बोलने लग गए कि इन्होंने बहुत वर्स्ट काम किया ये दोनों चीजों पर। जी जी। और हमें उम्मीद है कि इसका असर जरूर आपके वोट पैटर्न पर, वोट करने के फैसले पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम बहरहाल छोटा प्लेटफॉर्म सही, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी पत्रकारिता करें, वो पत्रकारिता करें। मैंने आपको भेजा, ये लगा देना। जी जी जी। आरएसएस वाले देशभक्त नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तिरंगे को भी जलाया था, पहलो तरे लोंदा था, और आरएसएस ने संविधान निर्माता का 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला भी जलाया था। उनके विरोध में अनर्गल बातें की थी, गाली गलौज तक की थी। जी जी, ये सब आपको हमें याद रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।